हेलो दोस्तों। कैसे हो सब लोग? आई होप जहाँ भी हो खुशी से रह रहे हो, मौज कर रहे हो और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हो। ओके। सो नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यहाँ शाम हो रही है, सो गुड इवनिंग। ये हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अब आपकी दुआ है, जिसमें पहला सब्जेक्ट हम जो है पॉलिटी का उठाएंगे। और ये सीरीज की खासियत ये है कि ये बड़े ही शांत स्वभाव से चलने वाली सीरीज होगी, जिसमें कोई भी बकवास नहीं होगी। ठीक। जो बच्चे सीरियस हैं और सीरियस एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हुए, डिफेंस के लिए कोचिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा के रखेंगे, थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव कहने का मतलब हुआ कि इसको समग्र दृष्टि से देखेंगे। समग्र दृष्टि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए समझ लीजिए कि इसको हम एक होलसम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना, एज अ होल देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी को एक संपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, पूरी नज़र डालेंगे इस पे, है ना। जितने भी पॉइंट्स हैं और जो भी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, साथ ही साथ आपकी समझ विकसित करने के लिए, ताकि आप सिर्फ प्री ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी तैयारी कर सकें और मेंस के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, ताकि सवालों को अपने समझ के आधार पे ट्राई कर सके। अगर आपको भाषा आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने में या लिखने में, मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत मदद मिलेगी। तो माय नेम इज संदीप, है ना, संदीप त्रिपाठी। और चैनल का नाम है जीएस विद संदीप। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट हाय लिख के भी छोड़ दोगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, हाय मतलब अच्छा लगा, है ना। चलो ठीक है। तो होलसम दृष्टि, है ना, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी शुरू करेंगे हम। पॉलिटी ये पहला है, हम पॉलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो है एक तरीके का, मान लीजिए। और इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस वीडियो से अंदाजा पा जाएंगे कि आगे की वीडियोस में हम किस तरीके की पढ़ाई करने वाले हैं, या किस डेप्थ में जाके पढ़ाई करने वाले हैं, और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं कि इस इन सारे वीडियोस का फोकस जो है, जो बेसिक फोकस है, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों और चाहे सेंट्रल हो, है ना, या यूपीएससी से कराए जाने वाले जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हैं जिसमें जीएस आती है, पॉलिटी जिसका सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बेसिकली केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही नहीं पढ़ेंगे इस सीरीज में, बल्कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। और बेसिक मकसद इन वीडियोस का ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके, आपकी समझ विकसित की जा सके पॉलिटी को लेके। अब देखिए, पॉलिटी जो वर्ड है ना, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो आमतौर पे पहले शब्दों का खेल समझते हैं कि पॉलिटी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, नाम है पॉलिस। ग्रीक वर्ड है पॉलिस। आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, है ना, सुकरात जिसको आप कहते हैं, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा। ये एंशियंट पीरियड के ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं ना। ये राजनीति विज्ञान के शुरुआती दार्शनिक हैं या शुरुआती साइंटिस्ट हैं, कह लीजिए। तो ये पॉलिटी वर्ड जो है वहीं ग्रीक में डेवलप हुआ। ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिस। पॉलिस से आया है पॉलिटी। और पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। क्या मतलब होता है इसका? सिटी स्टेट। आप ऐसे समझ लीजिए कि आज के ज़माने में जो हमारा स्टेट होता है, जो कंट्रीज हैं, देश हैं, इस प्रकार की बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंट्रीज या देश उस पुराने ज़माने में नहीं हुआ करते थे। बहुत ही छोटे छोटे से देश होते थे। और देश आमतौर पे एक शहर ही हुआ करता था। उस शहर की व्यवस्था चलाने का के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ, उसी को हमने पॉलिटी कह लिया। अब ये पॉलिटी आज आके बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है ना। और इसमें विभिन्न चीजें जुड़ गई हैं, व्यवस्था भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी कहने का मतलब हुआ राज व्यवस्था, यानी कि वो सिस्टम जिससे हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का शासन चलता है ना। राज व्यवस्था क्या है? ये सिस्टम है किस चीज का? हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का, या कह लो प्रशासन का। ठीक है, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जिसको हम पॉलिटी कह सकते हैं, राज व्यवस्था।
इसका दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। एक जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट भी है, पॉलिटी के ही अंतर्गत आएगा। जैसे जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, जो पॉलिटी वाला सिलेबस है उसमें उसके दो भाग हैं। एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और एक दूसरा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना। कि पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं, इसके प्रावधान क्या हैं। अभी हमारे लिखने में जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगी। सो बेयर विद मी एंड लेट्स होप कि मैं जल्दी सीखूं, है ना। लेकिन आप कॉपी किताब लेके बैठिए और इसका जो जो भी इस वीडियोस में देखते हैं उसको अपनी किताबों से एक बार कोरिलेट करिए, है ना, उसको पढ़िए। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में उन सवालों को अटेंड करूंगा आराम से। ओके। तो पॉलिटी का जो सिलेबस है आपका यूपीएससी का, उसमें उसके दो पार्ट हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या चीजें दी गई हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद पिछले 70-75 सालों में किस प्रकार लागू किया गया है, कैसे इवॉल्व हुआ है, और इसकी वर्किंग किस किस हद तक सफल रही है, और किन मामलों में इसमें कमजोरी या अभाव देखने को मिला है ना, किन किन मामलों में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैक करता है, ठीक, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कहेंगे। दोनों ही पार्ट आपको समझने होंगे और इन दोनों पे, और बेसिकली मेंस में इस पे सवाल बहुत आते हैं। तो आप ऐसा समझिए, देखिए शुरू करते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पहला सवाल होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। अच्छा, मैं मेरे हिसाब से संविधान क्या होता है ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के कानून होते हैं किसी भी देश में। हम चूंकि भारत के निवासी हैं ना, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम केवल भारत की बात करेंगे। इंडिया में कितने प्रकार के कानून होते हैं, एक मोटे तौर पे अगर आपको समझाया जाए तो भारत में कुछ इस प्रकार के कानून होते हैं। एक पहला कानून होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं या फिर संवैधानिक कानून कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, संवैधानिक कानून कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि संविधान क्या है ये जानने से पहले आप ये समझ लें कि संविधान के अलावा और कौन से कानून हैं, उन कानूनों की एक बेसिक समझ डेवलप हो जाए तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि संविधान क्या है ना। जो उन कानूनों में नहीं है वही संविधान है। एक दूसरे प्रकार का कानून होता है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटोरी लॉ, या इसको हम वैधानिक कानून कहते हैं। अगर आपने कभी सिगरेट के डब्बे देखे होंगे ना, तंबाकू की पुड़िया देखी होगी, गुटखे वगैरह देखे होंगे, तो उन पे आमतौर पे एक तो बड़ा ही डरावना भयावह चित्र बना होता है, फिगर बना होता है ना, कैंसर वाला। और नीचे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, है ना। आज ये वीडियो देखिए और जाके देखिएगा, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पीना शुरू कर दो, है ना। किसी की भी दुकान से ऐसे ही उठा के देख सकते हो। वैधानिक चेतावनी लिखा होता है, और वैधानिक चेतावनी में सिंपली ये लिखा होता है कि कैंसर जो है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये वैधानिक चेतावनी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी संसद बाई लॉ, कानून के द्वारा इन कंपनियों को बाध्य करती है इस प्रकार की चेतावनी अपने सिगरेट के डब्बों पे या तंबाकू की पुड़िया पे लिखने के लिए, ताकि जनता के पास मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। जनता को पहले से सूचित कर दिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है इन कंपनियों के द्वारा बनाया गया, वो हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक है। समझ रहे हैं। और इसका प्रोविजन जो है, इसका उपबंध जो है, हमारे संसद ने कर रखा है। अब देखिए, वैधानिक कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा कानून जो हमारी संसद के द्वारा बनाया गया है। संसद कहने का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। या कोई भी ऐसा कानून जो हमारी विधानसभाओं के द्वारा बनाया गया है, विधान सभाओं के द्वारा बनाया गया है। विधानसभाएं कहने का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, समझ रहे हैं। तो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, संसद या विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको हम वैधानिक कानूनों की श्रेणी में रखते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े वैधानिक कानूनों की, तो आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
है ना, आरटीआई एक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लें, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। ये क्या है, ये दोनों ही कानून संसद के द्वारा पारित किए गए हैं और ये वैधानिक है। इसी प्रकार से कुछ एक बॉडीज होंगी, कुछ एक निकाय होंगे, है ना, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत अस्तित्व में आए हैं। तो ऐसे बॉडीज को, ऐसे संस्थाओं को हम वैधानिक संस्थाएं कहेंगे, ना कि संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। तो ये आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, है ना, ये बेसिक डिफरेंस कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून वैधानिक कानून कहलाएगा, स्टैट्यूटरी लॉ कहलाएगा। ठीक है। एक तीसरे प्रकार का कानून होता है जिसको आप कहते हैं बाई लॉज। बाई लॉ कहने का मतलब होता है उप विधि। उप मतलब डिप्टी होता है ना, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो बाई लॉज, उप विधि। आपको इसमें सिर्फ ये समझना है कि बाई लॉ कहने का मतलब हुआ कि वो कानून जो पंचायतों के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो नगरों की पंचायत हो, चाहे गांवों की पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटीज हो या फिर विलेज पंचायत हो, इनके द्वारा बनाए गए जो कानून है। या एक बेसिक टर्म ये कह सकते हैं कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, ये दोनों ही लोकल बॉडीज हैं, है ना, ग्राम पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज में नगर पंचायतें आ जाएंगी। तो लोकल बॉडीज के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसको हम बाई लॉ कहेंगे। एक चौथे प्रकार का कानून आएगा जिसको हम जुडिशियल डिसीजंस कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि संसद द्वारा कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता है ना, अस्तित्व में नहीं है। कोई ऐसा लॉ का क्वेश्चन किसी मुकदमे में उठ खड़ा हुआ, है ना, कोई ऐसा सवाल किसी मुकदमे के वाद प्रतिवाद, है ना, डिस्कशन के दौरान आ गया, जिसको लेके कोई लॉ नहीं है। तो ऐसे में जो कोर्ट्स फैसला देती हैं, जो जुडिशरी के डिसीजंस होते हैं, और किन जुडिशरीज के, लोअर कोर्ट्स की बात नहीं करेंगे हम, जो निचली अदालतें हैं, जो जिला अदालतें हैं, मुंसिफों की अदालतें हैं, दीवानी कचहरी वगैरह, इस तरीके की जो अदालतों के नाम आप सुनते हैं, सेशन जज वगैरह, है ना, इनके द्वारा कहा गया डिसीजन जो है वो कानून की श्रेणी में नहीं आएगा। कानून की श्रेणी में केवल हायर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स कहने का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दो न्यायालय जो हैं आपके देश के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनके द्वारा दिए गए फैसले जो हैं कानून का रूप अख्तियार कर लेते हैं। इस प्रकार के कानूनों को हम जुडिशियल डिसीजंस कहेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है, बट कुछ ऐसे फैसले जो हैं हमारी कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब वो अंग हमारी सरकार का जो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का मतलब हुआ कि जो मंत्रिपरिषद है आपके देश की, जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, सेंटर में, और उनकी पूरी मशीनरी, है ना, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, जैसे सीएजी हुआ, जैसे अटॉर्नी जनरल हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, इस पूरे सिस्टम के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है कानूनों का, जिसका बेसिक फंक्शन कानून बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कार्यों के निष्पादन में, या कह लें कि जो भी कार्य कर रहे हैं ये संस्थाएं या ये कार्यपालिका, इस कार्य के क्रम में अगर कभी कुछ ऐसे फैसले देने पड़े जो कानून का रूप अख्तियार कर लें, है ना, तो ऐसे फैसलों को हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या रूल्स या रेगुलेशंस बनाते रहना पड़ता है ना। तो इन फैसलों को हम एग्जीक्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून। समझ रहे हैं? कार्यपालिका, ये कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, फर्दर वीडियोस हम बनाएंगे इस पे, और बड़े कायदे से समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लें कि आपकी सरकार के तीन अंग होते हैं। एक जो है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक दूसरा अंग होता है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक, और एक तीसरा पार्ट होता है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि सरकार का वो हिस्सा जो कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन का, है ना, प्रत्यावर्तन जिसको आप कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। लेजिस्लेचर कहने का मतलब ये हुआ कि जो विधान बनाता है ना, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, जो कानून बनाने का काम करती है, हिंदी में आप इसको विधायिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक है। और एक जो थर्ड पार्ट है उसको आप जुडिशरी कहेंगे या न्यायपालिका कहेंगे। इसका काम क्या है? जस्टिस प्रदान करना, है ना, जुडिशियल फैसले देना। लास्ट में एक और प्रकार का कानून होता है
जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लॉ, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे यहाँ परंपरागत आ गई हैं, जो परंपरा के शुरुआत में केवल पारंपरिक हुआ करती थी, ट्रेडिशनल हुआ करती थी, और धीरे धीरे इन्होंने कानूनों के रूप में अपनी जगह बना ली है, ये कानून बन गए हैं। जैसे जब आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कहेंगे, जैसे हिंदुओं में जो शादी होती है, या इस प्रकार के जितने भी पर्सनल लॉज हैं ना, पर्सनल लॉज यानी कि व्यक्तिगत कानून जो है, जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे, तो हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारी परंपराएं, जैसे अग्नि के 7 फेरे लेना, सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र का पहन लेना, इन प्रतीकों को हम बाई लॉ मान्यता देते हैं, है ना। इन सब को हम बाई लॉ स्टेब्लिश कर दिया गया है कि ये सब कानून के ही प्रकार है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के कस्टम्स, कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, जिन्होंने कानूनों का रूप ले लिया है, वो भी एक प्रकार के कानून की श्रेणी में आएंगे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारे देश में कई प्रकार के कानून होते हैं, जो समानांतर लागू होते जा रहे हैं ना, लागू होते हैं, और इनके माध्यम से हमारे देश की व्यवस्था चलती है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इन कानूनों से भिन्न कैसे है। आपको मोटे तौर पे ये बता दिया जाए कि जितने भी बाकी कानून हमने देखे हैं संविधान के अलावा, इन सभी कानूनों की इन सभी कानूनों की वैधता या वैलिडिटी इस बात पे निर्भर करेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का समर्थन करते हों, उनके साथ हों, बल्कि उनके विरुद्ध ना हो। अगर कोई भी ऐसा कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के विरुद्ध जाता है, तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, वो कानून मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे डिस्कशन में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेसिक लॉ है। क्या है? बेसिक है, सबसे मूल में, है ना, सबसे बेस में कौन सा कानून हो गया आपका? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बाकी किसी भी कानून को देश में सही माने जाने के लिए ये जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक, चलिए इतना आप समझ गए हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आइए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्नड। ये एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ मौलिक सिद्धांतों का और परंपराओं का, है ना, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पे किसी देश को या किसी संस्था का प्रशासन चलाया जाता है, उसको रूल किया जाता है, उसको गवर्न किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये कह लें कि एक प्रकार से एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? बेसिक फ्रेमवर्क होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो कुछ एक बेसिक फ्रेमवर्क हर मकान का होता है ना, कि नींव पड़नी है, उसके ऊपर बीम लगाए जाने हैं, और बीम के ऊपर जो है छत बनानी है। एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, इसके बिना मकान मकान नहीं कहलाएगा ना भाई। खाली दीवारें चला दी, छत डाली नहीं, तो उसको मकान नहीं कह सकते। तो ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी देश की व्यवस्था का बेसिक फ्रेमवर्क बताएगा, और जो डिटेल्स हैं उनको बाकी कानूनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हम आज भारत की ही बात करेंगे केवल, वो देश का सुप्रीम लॉ होगा। क्या होगा? सुप्रीम लॉ होगा, सर्वोच्च कानून होगा। अब सर्वोच्च कहने का मतलब क्या हुआ कि देश भर के जितने भी बाकी कानून हैं उन सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन है कि वो किसी सरकार के, या हमारे केस में भारत सरकार के, जो विभिन्न अंग हैं, है ना, विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न लेवल्स हैं, उनके बीच का रिलेशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि जुडिशरी की पावर्स क्या हैं, एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है, और लेजिस्लेचर का पावर क्या है, और उनके आपसी संबंध कैसे होंगे। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के संबंध कैसे होंगे, पार्लियामेंट के शक्तियों की सीमा कहाँ तक है, और राज्य की विधानसभाओं के शक्तियों की सीमा कहाँ तक है। समझ रहे हैं? तो यानी जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो सरकार के विभिन्न स्तर हैं, इन स्तरों के रिलेशंस, आपसी संबंधों को भी निर्धारित करने का काम आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार और लोगों के बीच के संबंध भी निर्धारित करता है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार के आपसी संबंधों को निर्धारित करेगा, सरकार के विभिन्न स्तरों और विभिन्न अंगों के बीच, साथ ही साथ सरकार और लोगों के बीच का भी संबंध डिसाइड करेगा। कभी आपसे कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है
इट्स अ लिमिटेशन, इसको ध्यान से देखना। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम सरकार की शक्तियों पे लगाया गया लिमिटेशन माने, लिमिटेशन ऑन द, आज जो है ये हमारा पेन सही नहीं चल रहा है ना, और ये पहला ही वीडियो है, इसको आप कहते हैं कई बार, चलिए जान दीजिए। पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करता है, कि ये शक्तियां असीमित ना हो जाए। क्योंकि अगर शक्तियां असीमित होंगी तो सरकार सरकार न रह जाएगी ना, डेमोक्रेसी न रह जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, वो टिरनी बन जाएगी। टिरनी कहने का मतलब क्या हुआ, तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मकसद क्या है, सरकार की शक्तियों को सीमा में रखना। अगर इन शक्तियों को एक दस्तावेज के माध्यम से लिखा न जाता तो सरकार अपनी मर्जी से शक्तियां, नई शक्तियां एज्यूम कर सकती थी, पुरानी शक्तियां छोड़ सकती थी, नई शक्तियों का धारण कर सकती थी। लेकिन संविधान ने इस सीमा को निश्चित कर दिया है कि कौन सी शक्तियां किस सरकार की हैं। तो बेसिकली संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंधों को निर्धारित करता है कि लोगों के सरकार के प्रति क्या अधिकार हैं, सरकार लोगों के किन अधिकारों की रक्षा करेगी, और साथ ही साथ सरकार की क्या जवाबदेही बनती है, क्या उत्तरदायित्व बनता है लोगों के प्रति। हमारे केस में, हमारे संविधान के केस में आप देखेंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके देश के, है ना, यानी आपके संविधान के मौलिक अधिकार जो हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, संविधान का भाग 4, ठीक, इस भाग के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो बेसिकली सरकार और लोगों के बीच के संबंधों को निर्धारित करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी देश का ऑर्गेनिक लॉ भी कहलाता है। ऑर्गेनिक लॉ कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी देश की सरकार को चलाने के लिए ऐसे कानून बनाता है, कानून बताता है, और साथ ही साथ देश की सरकारों का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि सरकारों का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी देश की सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार जो है वो पार्लियामेंट के माध्यम से बनती है, हमारी सरकार के जितने मंत्री हैं वो पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चर बताता है किस चीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना, प्रशासन का स्ट्रक्चर भी निर्धारित करता है संविधान। तो ये संविधान की विशेषताएं हो गई। फर्दर विशेषताएं देखिए क्या है कि किसी देश का संविधान जो होता है वो लोगों की फेथ, है ना, उनकी मान्यताओं, और साथ ही साथ उनकी आकांक्षाएं, आकांक्षाएं यानी कि अभिलाषाएं, कि वो बनना क्या चाहते हैं। पहली चीज, अपने देश को मानते क्या है, कि हमारे देश के उद्देश्य क्या है हमारा देश, उसके प्रति जो विश्वास है उसको बताता है। साथ ही साथ लोगों की देश के प्रति, या लोगों की इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में अपने संविधान से, अपने देश से, या अपने देश के प्रति क्या अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को भी प्रदर्शित करता है। जैसे जब हम हमारे प्रेम्बल में देखते हैं, हमारी प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना में हम हमारे देश को एक सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करते हैं। सोवरीन कहने का मतलब हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट कहने का मतलब हुआ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे फेथ्स हैं, क्या है ये हमारी मान्यताएं हैं कि हमारे देश कैसा है। और साथ ही साथ हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाओं की भी घोषणा करते हैं। क्या है लोगों की एस्पिरेशंस, तो एस्पिरेशंस की बात करेंगे तो हम हमारे लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, तीनों प्रकार की, है ना, साथ तीनों प्रकार यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना, तीनों प्रकार के न्याय देना चाहते हैं। उनको समानता सुनिश्चित कराना चाहते हैं उनकी, है ना, समानता किस चीज की, अवसर की समानता, साथ ही साथ किस चीज की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है ना, समान कद का है, उसकी समान प्रतिष्ठा है समाज में। तो ये हमारी आकांक्षाएं हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि एक और पॉइंट है जानने के लिए, कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी एंजॉय करता है। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी कहने का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि देश का कोई भी कानून
कोई भी कानून जिस संस्था के द्वारा बनाया जाएगा उस संस्था के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे कि संसद ने कोई कानून बनाया है, कोई वैधानिक कानून बना है, तो संसद ने बनाया है, संसद जब चाहेगी इस कानून को बदल सकती है, इस कानून को डिलीट कर सकती है, इस कानून को नए सिरे से बना सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन संविधान के साथ ये मनमाना रवैया या मनमर्जी नहीं चलेगी, इसको स्पेशल लीगल सैंक्टिटी प्राप्त है। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान में बदलाव करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। बदलाव के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? और विशेष प्रक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रक्रिया जो है डिपेंड करती है कि आप किन प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, ना। आपके यहाँ आर्टिकल नंबर 368 है आपके संविधान में, जो संविधान के संशोधन की बात करता है कि संशोधन किस प्रकार से होगा और किन किन पार्ट्स के, किन किन भागों के या किन किन प्रावधानों के संशोधन में किस प्रकार की मेजोरिटी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ये 368 में आएगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, जब 368 पे पहुंचेंगे, या चर्चा के क्रम में आज ही देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी एंजॉय करता है, यानी इसमें बदलाव करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी हो। अच्छा, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी सरकार के सोवरीन पावर्स को भी डिफाइन करती है। और सरकार के जो तीन अंग हैं अभी हमने बताया ना, पार्लियामेंट यानी कि विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और न्यायपालिका कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के इन तीनों अंगों के जो सोवरीन पावर्स है ना, जो इनके अपने शक्तियां हैं कि किन शक्तियों के मामले में ये स्वतंत्र हैं, उसको भी डिफाइन करता है। अच्छा, लास्ट में पॉइंट ये है कि संविधान जो है वो किसी देश के एज अ पॉलिटिकल यूनिट, है ना, एक राजनीतिक इकाई के रूप में उसके अस्तित्व के बने रहने और उसके स्थायित्व के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये चीज समझ गए? तो ये आपके संविधान का इंट्रोडक्शन था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब संविधान के प्रकार और हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, इन चीजों को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना, पढ़िएगा। पढ़ने के बाद, है ना, इसको देख, अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे के वीडियोस में हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे और संविधान के प्रावधानों को भी पढ़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है ना। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और जिस बड़ा यज्ञ ठाना है आपने, है ना, यूपीएससी छोटा मोटा यज्ञ नहीं है ना कि आज बकरे की बलि चढ़ा दी, हो गया, देवी माता जो है आपकी सभी फल प्राप्ति के लिए और मतलब सारे वरदान दे देंगे ना। ना, ये बहुत बहुत बड़ा यज्ञ है ना, साल 2 साल 3 साल लंबा चलने वाला यज्ञ है। तो इस यज्ञ में मेहनत भी करनी होगी और बहुत डेप्थ में जाना होगा आपको। तो चलिए कमर कस लीजिए, है ना। और सीरीज को आई होप कि आपके इस तैयारी के क्रम में बहुत मदद करेगी। ठीक है, ऐसी ही उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।